ढूंढते हुए नजर आ रहा है दामोदर जी। क्या ये हो सकता है कि ईरान ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, मोसाद और सीआईए तक पहुंच गया हो? दामोदर जी अनम्यूट करिएगा एक बार। मीनाक्षी, अगर किसी कारण से हम ये मान लेते हैं कि उन्हें ऐसे जो खुफिया जासूस हैं या जासूस ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो ऑपरेटिव हैं उनको आपने पकड़ लिया है, तो क्या आपने इतनी जल्दी ऐसी कौन सी न्याय प्रणाली जहां आपने इतनी जल्दी मुकदमा चला के उनको फांसी दे दी या उनको किल कर दिया? कौन सी न्यायिक व्यवस्था में ऐसा होता है? ये सब साइकोलॉजिकल ऑप्स है और मुझे लगता है ये सब डराने की कोशिशें हैं। मोसाद की वहां जो पैठ है उसको एक या दो या चार लोगों को पकड़ के खत्म करने से कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ उनको डराया जा रहा है। और ईरान की यही बातें हैं जो पूरे विश्व को नहीं समझ में आती और पूरा विश्व ईरान के साथ इस चीज में हमेशा कभी सहमत नहीं होता और कभी कोई समर्थन नहीं करेगा। जिस तरह से ईरान अपने यहाँ प्रदर्शनकारियों को दबाता है, अपने देश की जनता को फांसी देता है या छोटी छोटी बातों में लोगों को, जो भी उनके न्यायिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं इतनी क्रूरता भरी हुई है कि वहां के लोग ही खुद उसके साथ नहीं खड़े होते। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपने अगर पकड़ भी लिया ऐसे जासूस तो आप उनको कौन सी न्यायिक व्यवस्था में लाके और उनको अब 10-10 दिन 2-2 दिन में लगता है आप किसी को भी फांसी दे देते। तो ये जो ईरानियन रिजीम की ये जो बातें हैं ये पूरे विश्व को चुभती हैं और मानवता के हमेशा खिलाफ रही है। इनकी हिस्ट्री है इस चीज की, कभी भी आप देख सकते हैं। सड़क पे लाके चौराहों पे फांसी देना, लोगों को डराना, ये सब कुछ भी ईरानियन रिजीम में कोई कमी नहीं छोड़ी मानवता के खिलाफ अपने अधिकारों का प्रयोग करने से। तो ये अगर ऐसी कोई खबरें आ भी रही तो मैं अभी इस स्टेज में यही कहूंगा, जब तक इनकी पुष्टि नहीं होती कि ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, लोगों को डराने के लिए इंफॉर्मेशन वारफेयर के तौर पे ऐसी खबरें बनाई सही जाती बात। हैं और लीक की जाती हैं कि ऐसा बिल्कुल। हो रहा है। हाँ। इससे ज्यादा अभी मैं कुछ नहीं मानता, क्योंकि अभी आपके पास कोई कोऑर्डिनेटेड बैटल लड़ने के लिए कोई ऐसा संगठित तरीके से ना तो आप युद्ध लड़ रहे हैं, आपके पास अभी है ही कौन है वहां पे जो आपको लीड कर रहा है? जिस तरह से आपकी सत्ता चल रही, जैसे भी चला रहे वो आप जाने। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान में भी इस तरह लॉलेसनेस है। सारे जितने भी फील्ड कमांडर वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, अपने हिसाब से चीजें करते जा रहे हैं। बिल्कुल, और कोई तो ज्यादा इतनी आगे आ भी नहीं रहा है बोलने के लिए। उससे पता है कि अगर जो भी बिल्कुल। आगे आएगा वो भी मार गिराया जाएगा। अब्बास अराक्ची एक लंबे वक्त तो के बाद मीनाक्षी, उनकी तरफ से एक एक चीज बयान आया है। मैं हाँ। और ऐड जी करना चाह रहा जी। हूँ जो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ। हाँ। किसी भी देश का ना एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, एयर डिफेंस जब आप करते हैं किसी शत्रु के टारगेट को गिराते हो, बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होता है। वहां पे आपकी परख होती है। दूसरे के देश में मिसाइल लॉन्च करना, आपके आज बड़ी आसानी से ग्रिड रेफरेंस अवेलेबल है, आपके पास मिसाइलों का जखीरा है, आप लॉन्च कर रहे हो, दैट्स ओके। लेकिन जब आप कोई एयर डिफेंस ऑपरेशन अंजाम देते हैं, अगर आपके ऊपर होम ग्राउंड बना रखा है, अमेरिका और इजराइल के फाइटर प्लेन घूम रहे हैं बराबर जब जहां मर्जी आ रही, इवन सबसे मतलब हास्यास्पद लगता है कि आपके जहाज एयर स्ट्रिप पे स्क्रैम्बल होते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है अमेरिका या इजराइल के जो भी फाइटर है। तो बिल्कुल। यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि आपके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितनी, आपकी डेफ रणनीतिक समझ कितनी, और आपके पास क्या आप एक कोऑर्डिनेटेड बैटल या ऑपरेशन आप अपने आप को बचा पा रहे हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से, आपके आपके पास क्या वो क्षमता है। तो ये जो चीजें, ईरान की पूरी एयर डिफेंस की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ आप ऑफेंसिव बैटल लड़ सकते हैं और यही एक दिखाता है ये कि भी है ईरान के दामोदर अंदर जी, अभी रिजीम लॉलेसनेस है। चेंज और सत्ता को वहां पर स्टैब्लिश करना दो एक अलग चीजें होती है। 1979 में भी इनकी तरफ से बहुत कोशिशें की गई। आज वो उन्हीं के खिलाफ अमेरिका फिर से खड़ा हो गया है, उन्हें अपना अपमान दिख रहा है। अब सऊदी अरामको के रास तनुरा तेल टर्मिनल पर फिर से एक बार ड्रोन हमला किया गया है महेंद्र जी। इसके पहले भी हमने देखा था कि रास तनुरा पर हमला किया गया था और तेल का सबसे ज्यादा हब जो है सबसे बड़ा वो इससे ही माना जाता है। दुनिया में प्रभाव पड़ेगा क्या इससे, क्योंकि स्ट्रेट हॉर्मुज को भी बंद करने की खबरें हैं। एशियन कंट्री पर हालांकि कितना प्रभाव? आप कहें कि ऊर्जा जरूरतें वो मिडिल ईस्ट से ही आती हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से करीब जो वहां से 20% के आसपास जो ग्लोबल ऑयल का ट्रेड होता है वो वहां से होता है। उसके अलावा जो बाकी इन देशों से जो है अलग अलग जो निर्यात होते हैं उस पे भी निश्चित रूप से ये अगर युद्ध और लंबा खिंचता है तो एक आर्थिक संकट जो है पूरे विश्व के ऊपर घिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो तेल की कीमत जो है 120 100 से ऊपर जो है डॉलर प्रति बैरल जो है अभी पहुंच गई है। और इसका असर जो है तमाम जो है जो शेयर मार्केट्स हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है, तमाम पूरे विश्व के विभिन्न देशों में। तो एक अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक बड़ा आर्थिक संकट पूरे विश्व के ऊपर घिरता हुआ दिखाई देगा। और इसका प्रमुख कारण है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इस युद्ध से जो जिन देशों पे प्रभाव पड़ेगा उसमें भारत तो है ही, लेकिन चीन जो है, जो जो ईरान से का सबसे बड़ा जो आप कहें कि तेल का जो निर्यातक था वो चीन था। करीब 33% के आसपास जो है अपनी
ऑयल की जरूरतें चीन जो है ईरान से पूरी करता था। एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस युद्ध के पीछे इसके पहले वेनेजुएला, वो भी चीन को बड़ी मात्रा में जो है तेल चीन उससे लेता था, और अब जो है ईरान। तो अमेरिका की ये रणनीति है कि किस प्रकार से एक कंटेनमेंट पॉलिसी है कि चीन को किस प्रकार से रोका जाए। तो ये भी एक जो है इस युद्ध के पीछे कारण हो सकता है। इजराइल की जो अस्तित्व का संकट है, जो इजराइल ने बार बार कहा है, वो और जिस प्रकार से इजराइल समय पे जो है अमेरिका पे एक कहें कि आप दबाव बनाने में कामयाब रहता है अपने पक्ष में लाने के लिए, वो कारण है। लेकिन उसके अलावा जो बड़ा कारण मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि चीन को किस प्रकार से चीन रोका जाए, और पहले वेनेजुएला, अब ईरान। तो चीन की जो आप कहें कि एनर्जी सिक्योरिटी है, उस पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पूरी विश्व पे, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। और ये जो देश हैं, जो खाड़ी के देश हैं, जो अमेरिका के एक लंबे समय से अमेरिका के जो है साझेदार रहे हैं, उनके पार्टनर्स रहे हैं, निश्चित रूप से ईरान जो है इनसे भी ये ईरान को एक मौका मिला है। जो एक कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार है, अब जो भी उनका नेतृत्व कर रहा है इंटरिम काउंसिल में, तो वो ये इन देशों को भी सबक सिखाने के लिए वो तैयार है। आप देखिए कि एक हमें जो सिया और सुन्नी वाला जो पक्ष है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। जो कुर्द को लेके जो समस्याएं हैं, बलोच को लेके ईरान में समस्याएं हैं, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये सब भी महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन अभी सबसे चिंता का विषय है कि अमेरिका और इजराइल ने जो सोचा था कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, अपने समर्थन वाली सरकार स्थापित कर देंगे, वैसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ईरान भी इराक, सीरिया, अफगानिस्तान जैसी स्थिति में ना आ जाए, जो विश्व के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगा। क्योंकि ईरान जो है एक छोटा देश नहीं है, एक शक्तिशाली देश है, उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, उसके पास जो सैन्य शक्ति है वो बड़ी है। तो ऐसे में इराक और सीरिया और अफगानिस्तान जैसी स्थिति अगर ईरान की होती है, तो ये पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो किसी भी देश में ये हमला होता है तो बिल्कुल ऐसी स्थिति बन जाती है, और उसके साथ साथ ग्लोबल चीजें चेंज होती है ग्लोबली। आप देखेंगे कि आर्थिक तौर पर बहुत सारे देश नीचे जाने लगते हैं, कुछ उठ भी जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक जानकारी आ रही है कि इराक के बगदाद में एक तेज धमाका हुआ है। इराक में यूएस सैन्य बेस बताया जा रहा है, उसके पास ये धमाका किया गया है। यूएस सैन्य बेस पर कई सारी ईरानी मिसाइल्स भी दागी गई हैं। ये तमाम जानकारियां अभी भी सामने आती जा रही है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये कोई पहला हमला नहीं है। पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ पर हमले चल रहे हैं, शनिवार से लेकर के आज तक। अब इराक के राजधानी से ये जानकारी है कि बगदाद में तेज धमाका हुआ है यूएस सैन्य बेस के पास, और यूएस सैन्य बेस पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी, इसके बारे में बताया गया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। इराक के बगदाद की हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से रविवार को जब ये खबर आती है कि खामनेई नहीं रहे, तो बगदाद में लोग सड़कों पर उतरते हैं और जो उनका दूतावास है वहां पर जाकर के तोड़फोड़ भी करते हैं। अब ऐसे में यूएस सैन्य बेस पर भी निशाना साधा गया। तो ये क्या इनके ख्याल से, जहन से निकल गया था कि यूएस का सैन्य बेस एक इराक में भी है, जो इतने लंबे वक्त बाद वहां पर 5 दिन बाद ये हमला कर रहे हैं? देखना पड़ेगा कि इराक के सैन्य बेस पर हमला क्यों किया। इराक में सर, यूएस के सैन्य बेस पर जो कि इराक में है। जी हाँ, देखना पड़ेगा कि अमेरिका का जो सैन्य बेस है बगदाद के पास इराक के अंदर, वहां पर हमला क्यों किया गया। इराक के अंदर काफी सारे ऐसे लड़ाके ग्रुप अभी भी मौजूद हैं जो कि बगदाद की सरकार के खिलाफ, यानी अमेरिका के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। इन लोगों को 2003 के बाद से ही ये इराक के दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर से इराक के उत्तरी इराक और जो कुर्दिस्तान का एरिया है, वहां पे ये रहते हैं। और बीच बीच में आकर जो बगदाद की जो हुकूमत है, जो कि अमेरिका के समर्थन से जिंदा है, उनके ऊपर हमला करते रहते हैं। दूसरा आयाम ये है कि बहुत जल्दी अमेरिका एक सर्च प्लान कर रहा है इराक में। अगर जरूरत पड़ी कि जमीनी हमला करना है ईरान के ऊपर, तो अमेरिका कहां से जमीनी हमला करेगा ईरान के ऊपर। जाहिर बात है इराक उसके लिए एक सुटेबल कैंडिडेट है। इराक और ईरान का जो बॉर्डर है वो 1700 किलोमीटर लंबा है। तो अमेरिका कोशिश करेगा
कि कम से कम 90,000 फोर्स या 1.5 लाख फोर्स जमा करे और फिर कुवैत के रास्ते से, इराक के रास्ते से उनको ईरान में घुसाए। अगर जमीनी हमले की बात आती है तो हो क्या रहा है कि अगर सत्ता परिवर्तन करना है तो अमेरिका और इजराइल कितने भी बॉम्ब गिरा ले ईरान पर, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर सत्ता परिवर्तन करना है तो अमेरिकी फौज को ईरान में घुसना पड़ेगा, 700 किलोमीटर अंदर जाकर तेहरान तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए आस्ते आस्ते इराक के जो अमेरिकी बेसेस हैं, जो कि अमेरिकन सोल्जर्स का जो सर्ज आएगा, 1 लाख 1.5 लाख अमेरिकन सोल्जर्स आएंगे, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इससे लगता है वीएन झा जी की कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा अमेरिका को? क्योंकि अमेरिका तो एक बार सोच करके उतर गया है कि अब हम बदल करके ही रहेंगे, पीछे क्या हट जाएंगे ये जैसे 2025 में हट गए थे? जरूर हटेंगे, हटेंगे, पक्का हटेंगे, एकदम हटेंगे। देखिए, अमेरिका की ये हिस्ट्री रही है, जहां भी गया है वहां पे काम आधा अधूरा छोड़ के उसको वहां से हटना पड़ा है। तो यहां से भी हटना पड़ेगा, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है और न वो आपके पड़ोस में है। ईरान जो है वो सिक्योर नेशन है। यहाँ पे इसकी आर्मी है, आर्मी अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। आर्मी के आपने टॉप लीडर जरूर मार दिए होंगे, लेकिन आर्मी अभी भी वहाँ पे है, चाहे वो उनका रेगुलर आर्मी हो, चाहे आईआरजीसी हो, चाहे उनके पैरामिलिट्री जो विंग्स हैं वो हैं, ये वहाँ पे हैं। तो अमेरिका, आई होप कि वो ये गलती ना करे कि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे, फिर वहाँ पे हाराकिरी हो जाएगी अमेरिका के लिए, वहाँ पे तबाही हो जाएगी अमेरिका की। तो वो ना करे। और जब तक, जैसे अभी देवनाथ जी ने कहा, जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारते हैं, यू कैनॉट चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन देयर। आप उस देश के ऊपर में फतह आप हासिल कर ही नहीं सकते जब तक कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड ना उतारें। और बूट्स ऑन ग्राउंड ना उतारने की अभी अमेरिका की कोई नीयत है और ना वो करेगा, क्योंकि कल ही अमेरिका की बहुत थूथू हुई है उनके कांग्रेस में। न डेमोक्रेट और यहाँ तक कि कुछ रिपब्लिकन भी इसके कदम के बिल्कुल खिलाफ थे। तो ये अमेरिका आगे नहीं करेगा। उन्होंने चढ़ाई तो शुरू कर दी, अब चाहे जिस भी तरह से हो। ट्रंप को इस बात से फर्क कहाँ पड़ता है वीएन झा जी? इस बात से क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है? वेनेजुएला के मुद्दे पर भी यूएस कांग्रेस का यही रुख था और ईरान के मुद्दे पर भी वही उनका रुख है, लेकिन इससे ट्रंप को क्या कोई फर्क पड़ता है? मीनाक्षी, अभी सारे पैनलिस्ट ने आपको बताया हुआ कि वेनेजुएला was altogether different ball game। वेनेजुएला ने आपने कुछ हेलीकॉप्टर्स भेज दिए, आपने मदुरो को पकड़ लिया, उसको वहां से आपने निकाल लिया। लेकिन ये ईरान में नहीं होगा। ईरान में आपको हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे तो ये डर लगता है कि जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने वहाँ पे पोजीशन किए हुए हैं, जो यहाँ पे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अरब सागर में है, वो 1000 किलोमीटर के दूर पे है, सिर्फ 1000 किलोमीटर लिंकन। और 1000 किलोमीटर में स्ट्राइक करने के लिए ईरान के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, एक नहीं 2 तरह के हैं। तो मुझे डर लगता है कि कहीं अगर ईरान उस जिद पे आ गया कि अब चलो, अब तो जा ही रहे हैं तो इसको हम खत्म करके लेके चलते हैं, तो उसमें जो अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर यहाँ तक कि जो यूएसएस फोर्ट भी हैं वो भी लगभग 1600-1700 किलोमीटर की दूरी पे है, और 1600-1700 किलोमीटर पर छोड़ने के लिए अभी बहुत सारे हथियार हैं इसके पास में, ईरान के पास में जो मिसाइल्स हैं। तो इसीलिए और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे अगर 36 या 37 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ छोड़े गए तो उसमें से कितने भी आप मार लो, उसमें से कम 2 या 3 मिसाइल जरूर आके उस कैरियर पे गिरेंगे। तो बहुत वल्नरेबल है अमेरिका, इसने क्योंकि हर चीज अभेद नहीं हो सकती है। भले ही अब्राहम लिंकन को लेकर के 4 लेयर की सुरक्षा की बात और दावा किया जाता है अमेरिका की तरफ से, लेकिन अभेद नहीं हो सकती। जैसा आपने कहा अभी कि अगर एक साथ 30-35 मिसाइल्स दाग दी
तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और कितने बार तो एआई वीडियो जारी करके उसने बताया भी है कि किस तरीके से उसने तोड़ दिया, समुद्र में डुबो दिया, और वो कब सच कर दे ये ईरान ही जानता है। दामोदर जी, इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ चीन गुजरेगा, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो क्या चीन गुजरेगा से ये मतलब समझा जाए कि ऊपर ऊपर से तेल बेस बना करके वहां पर हथियारों की सप्लाई करेगा चीन? क्योंकि चीन लगातार मदद करने की बात भी कह रहा है, चीन खड़ा हुआ भी है ईरान के साथ, रूस भी खड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये हथियारों का आदान प्रदान भी शुरू कर दे इससे? देखिए, अभी आपको पता है कि सारे एयर स्पेस बंद है, फिर भी सभी देशों को, आपने सुना होगा, खबरें आ रही हैं कि मदद के लिए हथियार और आर्म्स अम्युनिशन आ रहा है। तो ईरान अपने मुफीद के मुताबिक जो उसको सबसे सुटेबल और सबसे मददगार लोग लगेंगे उनको तो एक्सेस देना ही पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आप बहुत ज्यादा दिन तक ब्लॉक करके नहीं रख सकते। अब ये चाइना के ऊपर है कि वो क्या तेल की आड़ में क्या लेके जाता है, और खाली तेल तो लेके आना जाना नहीं होगा ऐसे समय में जब ईरान को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, और ऑलरेडी वहां मदद पहुंच रही होंगी और भी सोर्सेज से। आप ये बात करें कि हवाई जहाज के माध्यम से, पानी के जहाज के माध्यम से, जो भी जाना है, सिप और इन सब चीजों से मदद वहां पे जा रही होगी बिना इसके। तो ईरान का काम अगले 5-10 दिन में ईरान का स्टॉक खत्म हो लेगा। तो ये तो जरूर है, ईरान ने जो ये घोषणा की है सिर्फ ईरान के, चाइना के तेल के लिए नहीं की, उन्होंने चाइना से जो मदद लेनी है वो भी लेंगे। और नॉर्थ कोरिया भी इसमें शामिल हो सकता है पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत मदद करके अपनी साख बचाने की कोशिश करे, क्योंकि इस समय पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाएगा, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान तो अमेरिका की भर्त्सना भी नहीं कर रहा है इस युद्ध में। देखिए, ईरान के साथ अभी कुछ दिन पहले इन्होंने समझौते किए थे, बातें कर रहे थे तमाम कि ईरान के ऊपर कोई भी हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला, इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। क्या किया पाकिस्तान ने? कुछ नहीं किया। ये तो सऊदी को भी लेकर के यही कहते थे, सऊदी को लेकर के भी इनका यही हुआ था कि अगर सऊदी पर हमला होता है तो दोनों देशों पर हमला मारा जाएगा, लेकिन सऊदी के हमले पर भी ये चुपचाप बैठे हुए हैं। अपना एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम एयर डिफेंस सिस्टम भेज दीजिए। आप ऊपर से तालिबान से ही नहीं जीत पा रहे, तो पाकिस्तान तो अभी अगर अमेरिका कुछ डॉलर देगा तो पाकिस्तान के एयर बेसेस भी इस्तेमाल होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान ने इंटेल दी होगी, पाकिस्तान इंटेल में सपोर्ट कर रहा होगा। और इसके अलावा जितना भी पाकिस्तान की तरफ से मदद हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान देखिए अमेरिका के हाथ पूरी बिका हुआ है, उसको नोबेल पीस प्राइज दिलाना है ट्रंप को, से और भी तमाम छोटे छोटे गोल हैं। ऐसा मुल्क जिसके खुद के लोगों को अमेरिका के मरीन उसी के देश में मार रहे हैं और वो मुल्क कोई एक बयान तक नहीं जारी करता, उसके लोगों को कोई शर्म नहीं आती, उसकी लीडरशिप को कोई, हमारे यहाँ हो जाए तो थूथू हो जाए, मतलब कोई भी कितना भी बड़ा हमारा हितैषी देश क्यों ना हो, हमारे अपने लोगों पे गोली नहीं चला सकता वो यहाँ पे रह के। तो अगर ऐसा होने के बाद भी पाकिस्तान अपने शौक भी तो पूरे करने हैं ना, अमेरिका से मिले पैसों पर। तो दामोदर जी, अब अमेरिका से मिले पैसों पर अपने शौक भी तो पूरे करने हैं। वो अयाशियां भी कैसे पूरी होंगी कि 1000 करोड़ का, 1000 अरब का। जनरल को रिटायर होने के बाद बंगलो चाहिए, वहां पे बिजनेस चाहिए, अमेरिका और सारे यूरोपियन कंट्री पे। बिल्कुल, लंदन में जाकर के बसना है, अमेरिका में जाकर के बसना है, तो वो अयाशियों के लिए भी तो पैसा चाहिए। ईरान इस चीज पे लगा हुआ है। जिस दिन ईरान के हाथ क्रेडिबल एविडेंस लग गया इन्फॉर्मेशन की पाकिस्तान ने मदद की, यकीन करिए ईरान पाकिस्तान को भी जद में लेगा। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि ये पाकिस्तान तक आ जाएंगे क्या, क्योंकि IRGC ने कहा है कि इनको भुगतना होगा। जी VN सर कुछ कह रहे हैं। ऑब्वियसली जी मीनाक्षी, मैं आपको बताने जा रहा था कि ये जो एयर डिफेंस की बात हो रही है, एयर डिफेंस अकेले में दुश्मन के ऊपर में डिक्टेट नहीं कर सकती है, इसकी एक लिमिटेशन होती है। एयर डिफेंस के जो मिसाइल्स होते हैं वो रेडार गाइडेड होते हैं, और जिस मोमेंट जिस घड़ी आप उस रेडार को ऑन करेंगे, ईरान उस रेडार को ऑन करेगा, तो अमेरिका के पास में और इसराइल के पास में ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जिसमें के रेडिएशन के लिए गाइडेड मिसाइल्स हैं, हार्म, ARM और इस तरह के सीरीज ऑफ मिसाइल्स हैं कि जैसे आप किसी रेडार को ऑन कीजिएगा, उस रेडार तक वो सटीक पहुंच के उस रेडार को उसी समय में ध्वस्त कर देती है। और यही हो रहा है उसके साथ में। इसके पास में S-300 थे, चाइनीज बहुत सारे रेडार्स थे और एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन वो क्या रहा था, जिस भी समय में वो उसको ऑन करते हैं, इमीडिएटली उस रेडिएशन को आइडेंटिफाई करके, चाहे US के एयरक्राफ्ट हो चाहे इसराइल के एयरक्राफ्ट हो, वहां पे जो रेडिएशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसको के उसको उसी समय में खत्म कर दिया जाता है। तो आज के दिन में आयरन डोम को क्षति इसीलिए तो पहुंची थी क्योंकि ईरान की तरफ से बार बार मिसाइलें दागी गई थी। अब मेरी ये खामी है कि आप दोनों मेरे साथ जुड़े हुए ग्रुप कैप्टन, और मैं एक बहुत जरूरी सवाल आपसे पूछना भूल गई हूँ, क्योंकि देवनाथ जी ये जितने भी फाइटर जेट्स खास तौर पर निशाने पर बने हुए हैं, इजराइल निशाना बना रहा है या फिर ईरान की तरफ से निशाने बनाए जा रहे हैं, तो इन फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के लिए ईरान की तरफ से क्या कुछ मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा होगा या फिर किस तरीके से इनको टारगेट किया जा रहा है वहां पर? हाँ, ईरान के पास चाइनीज एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है HQ-9 और ईरान के पास रशियन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है